हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। आज के सेशन में देखेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग यूनिट 4 का टॉपिक कोरिलेशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इन पर रैंक डिफरेंस पर कोरिलेशंस निकालने के लिए कई बार 16 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आ जाता है। तो आज इसको हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे और आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि बहुत ही ईजी वे में समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ाई करिएगा, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। समझ आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट भी कर मेरे हौसले को और बुलंद करिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन। कोरिलेशन। अब कोरिलेशन टॉपिक है को रिलेशन, यानी कि रिलेशन किसके बीच में? दो चीज़ों के बीच में। जब रिलेशंस कोई बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कोरिलेशंस कहलाता है। तो डेफिनेशन नोट करनी है। कोरिलेशन इंडिकेट्स अ जॉइंट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में इनको डिनोट किया जाता है। जैसे मैथ में आप देखते हो ना, एक इस तरीके से कोरिलेशन भी तो वो होता है। Okay, the quantity or degree of correlations between two or more variable is shown as coefficient of correlations। ठीक है, जो डिग्री होती है या क्वांटिटी होती है कोरिलेशंस की, ठीक है, वो दो वेरिएबल्स के बीच में क्या दिखाता है? कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस को दिखाता है। ठीक है, कोरिलेशन इज डिपिक्टेड बाय ग्रीक एंड रो और सिंबल्स लाइक पी और आर ईच। ठीक है, ओके, कह रहा है कोरिलेशंस जो होता है ये कैसा डिपिक्टेड है, मतलब कहाँ से आया है ये? तो ग्रीक वर्ड से आया है, और ग्रीक वर्ड में इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, RHO। ठीक है, और सिंबल्स लाइक P और R। ठीक है, तो सिंबल्स में भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या तो कैपिटल P या स्मॉल r से। ईच सिंबल इज कंसर्न्ड विद द वेरियस मेथड ऑफ कंप्यूटिंग वेरियस कोरिलेशंस। ठीक है, जो भी सिंबल्स हैं जैसे P है, R है, तो ये क्यों बताया गया है? क्योंकि कोरिलेशंस को कंप्यूट करने के कई सारे तरीके हैं, कई सारे मेथड्स हैं। तो हर एक मेथड्स में कोरिलेशंस को कभी P से डिनोट करते हैं, कभी R से, कभी स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, P, R एंड स्मॉल r मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस। ठीक है, तो ये सभी अलग अलग मेथड में क्या कहलाते हैं? कोरिलेशंस के कोफिशिएंट कहलाते हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशंस, तो कोरिलेशंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं, जिन्हें यहाँ पर 1 बाय 1 हम देखेंगे। कोरिलेशन इज मेनली इन द फॉलोइंग डायरेक्शंस और इट इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप। कोरिलेशंस यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होते हैं जो कि आपको दिखाए गए हैं, जैसे ये 5 टाइप्स दिखाए गए हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशंस, जीरो कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन एंड कर्विलीनियर कोरिलेशंस। तो टोटल ये 5 टाइप के कोरिलेशंस होते हैं, और इनके डिफिनीशन याद नहीं करनी है आपको, नाम से ही क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव कोरिलेशंस, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? जैसे कि A है और B है, दो क्वांटिटी हमारे पास है। अगर आप A को इंक्रीज कर रहे हैं जितनी वैल्यू से, उतना B को भी इंक्रीज करें। अगर A डिक्रीज हो रहा है तो B भी डिक्रीज होता है। तो ये होता है पॉजिटिव कोरिलेशंस, यानी एक दूसरे के साथ इनका संबंध कैसा है? पॉजिटिव वाला है कि भाई मैं आगे जाऊंगा तो तुझे भी ले जाऊंगा, मैं पीछे जाऊंगा तो तुझे भी लेके जाऊंगा, वो वाला रिलेशन है इनके बीच में। तो ये कहलाता है पॉजिटिव कोरिलेशन। When the quantity of one variable increases, then consequently the other variable increases। ठीक है, जैसे कोई भी दो क्वांटिटी में कोई एक क्वांटिटी की, कोई एक वेरिएबल की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की भी इंक्रीज होगी। When one variable decreases, the other variable also भी decreases। और अगर वो डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज होगी। दिस कोरिलेशन इज नोन एज पॉजिटिव कोरिलेशंस, और इस टाइप के कोरिलेशंस को पॉजिटिव कोरिलेशंस बोला जाता है। इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है मोटिवेशन एंड लर्निंग। ठीक है, जब हम कभी भी बच्चे को मोटिवेट करते हैं, ठीक है, तो मोटिवेशन को जैसे ही आप उठाओगे, इन्हेंस करोगे उनके अंदर मोटिवेशंस को, आप देखेंगे कि उनके लर्निंग प्रोसेस में भी आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। उनका मोटिवेशन कम होता है, लर्निंग प्रोसेस भी उनका कम हो जाता है। तो मोटिवेशन और लर्निंग का रिलेशंस कैसा हो गया? पॉजिटिव कोरिलेशंस हो गया। आई होप पहला पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सेकेंड है निगेटिव कोरिलेशंस। अब नाम से ही क्लियर है, ये भी दो वैल्यूज हैं, दो वेरिएबल्स हैं, एक में अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे में माइनस हो रहा है। अगर डिक्रीज हो रहा है, इसमें हम डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे वाले में कमी हो रहा है, इनवर्स रिलेशन हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं निगेटिव कोरिलेशंस। अब डेफिनेशन समझिए। When due to increase in one variable, the other quantity of other variables decreases। जब हम एक वेरिएबल में इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है।
ड्यू टू डिक्रीज इन वन वेरिएबल द क्वांटिटी ऑफ अदर वेरिएबल इंक्रीजेज। और अगर हम एक वेरिएबल में इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे में डिक्रीज हो रहा है, और एक में डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरे में इंक्रीज हो रहा है। इट इज़ नोन एज नेगेटिव कोरिलेशंस। एग्जाम्पल, इफ़ द स्पीड ऑफ डूइंग सम टास्क इज हाई देन इट विल लैक ऑफ एक्यूरेसी। कोई भी काम, ये ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, इसको कोई काम दिया गया, बोला गया 5 मिनट में करना, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको 2 मिनट में कर देगा। जब ये टास्क को बहुत ही जल्दी तरीके से करेगा तो कुछ ना कुछ इसमें एक्यूरेसी में कमी आएगी, ठीक है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, यानी कि कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। और कोई काम उस 5 मिनट का अच्छे से उपयोग करके कर रहा है तो उसका और भी एक्यूरेट रिजल्ट आएगा, है ना। टाइम तो कहीं नहीं जा रहा है, वो 5 मिनट जब आपको अलॉट है तो उस 5 मिनट में आप क्यों ना उस टास्क को अच्छे से परफॉर्म करें, ठीक है, ताकि एक्यूरेसी भी बेस्ट हो। तो यही बात है, यहाँ पर इनके बीच में निगेटिव कोरिलेशंस होता है। स्पीड हाई हुआ तो एक्यूरेसी लो हो गई, लो एक्यूरेसी है तो स्पीड हाई होगा, ठीक है। तो यही है, फॉर मोर एक्यूरेसी लो स्पीड इज नीडेड। जितना अच्छा एक्यूरेसी आपको चाहिए, स्पीड भी उतनी ही स्लो मेंटेन करके रखनी होगी। जीरो कोरिलेशंस थर्ड है, ठीक है, तो नाम से ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना इनको, ठीक है, आप डंडा मारो, आप बात बोलो, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस टाइप का रिलेशन जो होता है जीरो कोरिलेशंस होता है। When due to increase or decrease in one variable, other variable is not affected, then it is known as zero variable, ठीक है। यानी कि अगर हम एक में इंक्रीज कर रहे हैं और दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं, दोनों में ही इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक में इंक्रीज करें या डिक्रीज करें तो दूसरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस टाइप का जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है, आपका जीरो कोरिलेशंस होता है। जैसे ए हमने लिया, बी हमने लिया, इसको हमने इंक्रीज किया, फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमने इसकी वैल्यू को डिक्रीज किया, फिर भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये रिलेशंस कैसे हो जाएगा, जीरो कोरिलेशंस हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका देखते हैं, व्हेन द इकोनॉमिक लेवल डज नॉट अफेक्ट द पास परसेंटेज द जीरो कोरिलेशन इज सेड टू अकर बिटवीन इकोनॉमिक लेवल एंड पास परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर यही है कि when economic level does not affect the pass percentage the zero correlation is said to occur, ठीक है। जब इकोनॉमिक लेवल का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने स्टूडेंट्स पास हुए हैं, कितने स्टूडेंट्स नहीं पास हो रहे हैं, उस पर इकोनॉमिक का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना, उसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है इकोनॉमिक का नहीं। तो जब इकोनॉमिक लेवल का स्टूडेंट्स के पास या फेल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो वो कहलाता है जीरो कोरिलेशंस, ठीक है। यानी कि जो इकोनॉमिक लेवल है और पास परसेंटेज हैं, इनके बीच का रिलेशंस कैसा हुआ, तो ये जीरो कोरिलेशंस कहलाता है। फोर्थ है लीनियर कोरिलेशन। व्हेन अ कोरिलेशन इज मार्क्ड इन स्ट्रेट लाइन ऑन अ ग्राफ पेपर देन इट इज नोन एज लीनियर कोरिलेशंस, ठीक है। कोई भी कोरिलेशन जब किसी भी ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन पे जाता है तो वो कहलाता है लीनियर कोरिलेशंस। एग्जाम्पल, when the scores of two variables undergoes such a change that their graph is of the tendency of a straight line then it is known as a linear correlations, ठीक है। तो linear correlations में क्या होता है, जैसे टू वेरिएबल्स के स्कोर्स हैं, ठीक है, ये इस तरीके से जा रहे हैं कि अगर हम इनको चेंज कर रहे हैं तो भी ये चेंज हो रहा है, फिर इसको हमने कुछ चेंज किया तो ये और चेंज हुआ, इसको चेंज किया तो कुछ ये, तो इनके बीच में ये जो ग्राफ जा रहा है ये कैसा है, लीनियर ग्राफ जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर कोरिलेशन। फिफ्थ है कर्वी लीनियर कोरिलेशन, ठीक है। कोरिलेशन इन विच कोरिलेशंस बिटवीन टू वेरिएबल्स इज पॉजिटिव अप टू सर्टेन लिमिट। मान लो कि ये यहाँ तक बढ़ा, 5 सेकंड तक हमने बढ़ाया तो ये तो लीनियर गया, ठीक है, लेकिन इसके बाद कुछ टाइम पर ये क्या हुआ, डिक्रीज होने शुरू हो गया। तो यही है कि जब कुछ वेरिएबल्स तक, ठीक है, कुछ सर्टेन लिमिट तक कोरिलेशंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, दोनों का रिलेशंस कैसा हो, पॉजिटिव हो, एंड आफ्टर दैट लिमिट इज बिकम नेगेटिव कोरिलेशंस। तो इनके बीच में जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिलेशंस आ जाए एक लिमिट के बाद तो वो होता है कर्वीलिनियर कोरिलेशंस। समझ आ गया। अब आता है कंप्यूटेशन ऑफ कोरिलेशंस। कैसे हम कोरिलेशंस को कंप्यूट करेंगे, यानी कि कैलकुलेट कैसे करेंगे। मेजर ऑफ कोरिलेशंस आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स हैं उनका नेचर कैसा है, किस तरीके का है, वो उसके आधार पर ही हम कोरिलेशंस को मेजर करते हैं। व्हेन वेरिएबल्स आर ऑर्डिनल्स द रैंक ऑर्डर कोरिलेशन मेथड इज यूज्ड। जैसे अगर वेरिएबल्स कैसे ऑर्डिनल फॉर्म में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से, ठीक है, तो इनको हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रैंक ऑर्डर कोरिलेशन मेथड। फॉर एग्जांपल, आपको मैथ में कुछ स्कोर किए हैं कुछ स्टूडेंट और साइंस में कुछ स्कोर किए हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो कुछ स्कोरिंग दी होगी मैथ की, कुछ दी होगी साइंस की, तो इसमें कोरिलेशंस निकालना होगा, तब वहाँ पर रैंक डिफरेंस मेथड का यूज हम करते हैं।
ये जो रैंक डिफरेंस मेथड है इसको चार्ल्स स्पीयरमैन ने डेवलप किया था, इसीलिए रैंक डिफरेंस मेथड को स्पीयरमैन मेथड भी बोला जाता है। ठीक है, देयर आर 2 मेथड्स फॉर कंप्यूटिंग कोरिलेशंस। 2 मेथड्स हैं, पहला रैंक डिफरेंस मेथड, दूसरा प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। पढ़ना हमें रैंक डिफरेंस मेथड क्योंकि इसी पर ही आपका क्वेश्चन आता है बार बार। तो पहली हेडिंग करते हैं रैंक डिफरेंस मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड इन द सिचुएशन इन द फॉलोइंग सिचुएशन। रैंक डिफरेंस मेथड कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, तो इसके कुछ सिचुएशंस हैं, जैसे पहला व्हेन नॉर्मल रिलायबिलिटी इज नीडेड इन कोरिलेशंस। ठीक है, जब नॉर्मल रिलायबिलिटी की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा हाई रिलायबल यानी बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता की ज़रूरत ना हो, नॉर्मल हो, तो वहाँ पर भी हम रैंक डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। व्हेन कोरिलेशन इज टू बी कंप्यूटेड रैपिडली, जब बहुत ही फास्ट कोरिलेशन निकालना हो तो हम रैंक डिफरेंस मेथड यूज करते हैं। व्हेन स्कोर्स आर अनग्रुप्ड, जब जो भी अंक दिए हों कैसे हों, अनग्रुप हों, तब वहाँ पर भी हम रैंक डिफरेंस मेथड का यूज करेंगे। व्हेन द रैंक ऑर्डर्स आर टू बी कंसीडर्ड एंड द स्कोर्स आर इग्नोर्ड। ठीक है, रैंक ऑर्डर को कंसीडर किया जा रहा है कि उसकी रैंकिंग क्या है, लेकिन उसके स्कोर को इग्नोर कर दिया जाता है, तब वहाँ पर भी रैंक डिफरेंस मेथड का यूज करते हैं। तो टोटल ये 4 प्लेस हैं जहाँ पर रैंक डिफरेंस मेथड का यूज किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन। इन दिस मेथड द obtained coefficient of correlation is depicted by rho. Its formula is as follows। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला नोट करो कि किस फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल P इज इक्वल टू 1 माइनस समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। नोट कर लो ये फॉर्मूला। ठीक है, P इज इक्वल टू 1 माइनस समेसन डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इन अ ब्रैकेट। ठीक है, जहाँ पर P क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस कैलकुलेटेड फ्रॉम रैंक डिफरेंस मेथड है। ठीक है, क्या है ये, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशंस है, जिसको हम किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, किस मेथड से, रैंक डिफरेंस मेथड से। समेशन डी स्क्वायर यहाँ पर क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेज। अब 2 वैल्यू हैं हमारे पास, इनकी कुछ डिफरेंसेस निकलेंगे, तो उन डिफरेंसेस का स्क्वायर करेंगे और उसका सम निकालेंगे, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक। उनकी रैंक में क्या डिफरेंसेज हैं, उनका सम निकालना समेशन डी स्क्वायर है। एन यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने सब्जेक्ट, कितने रैंक तक हम जा रहे हैं, वो कहलाता है एन। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो अब इसको नोट करिए, ये सब पॉइंट्स यहाँ पर दिए हुए कि कौन सी चीज़ें क्या हैं, जैसे समेशन डी स्क्वायर क्या है, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेज इन रैंक एंड नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल्स हम एक लेते हैं। एग्जाम्पल टू कंप्यूट कोरिलेशंस एमंग द फॉलोइंग स्कोर बाय रैंक डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पर एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीका है, क्वेश्चन आपको सिर्फ इतना सा दिया होगा। ठीक है, और इस तरीके से दे दे कि रैंक डिफरेंस मेथड से इसको कैलकुलेट करो। तो आपको बेसिकली एक चार्ट बनाना है। फॉर्मूला आपको याद है, क्या चाहिए, डी स्क्वायर चाहिए। तो डी स्क्वायर के लिए हमको पहले डी चाहिए, यानी दोनों के रैंक में डिफरेंस चाहिए, और हमको दोनों के रैंक चाहिए। तो एक चार्ट आपको बनाना है इस तरीके से। स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स के लिए चार्ट है। तो हम यहाँ पर ABCD पूरा लिख देंगे, या नंबरिंग भी आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 ऐसा। ठीक है, टेस्ट 1 में कितने मार्क्स स्कोर किए गए हैं ये लिखना है। टेस्ट 2 चार्ट में ही फिर टेस्ट 2 बनाना है, टेस्ट 2 में कितने मार्क्स स्कोर किए गए हैं ये लिख देना है। अब रैंक लिखनी है टेस्ट 1 की, और रैंक लिखनी है फिर टेस्ट 2 की। तो रैंक R1 क्या हो गया, इस टेस्ट में कैसे रैंक आए हैं सबकी, उसको नंबरिंग करनी है। जैसे जो हाईएस्ट होगा, तो हाईएस्ट इस वाले में देखो, हाईएस्ट किसका है, ए का, स्टूडेंट ए का है, 63 है, तो इसकी रैंक हमने कर दी 1। फिर दूसरे नंबर पर बी का 60 है टेस्ट 1 में, तो रैंक 2 हो गया। 57 है, 57 से बाकी सब कम ही है, तो 3 हो गया। तो ये देखोगे, ये तो दिए ही हैं डिक्रीज फॉर्म में, तो डायरेक्टली रैंकिंग इनकी कर दो 1 2 3 4 10 तक। उसके बाद अब इसमें देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, 73, इसको रैंक 1 कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखोगे 70 के बाद 55 जो है वो रैंक 2 पर है, तो इसके आगे रैंक 2 लिख दिया। 50 रैंक 3 पे है। ठीक है, फिर 42 4 पे है, 41 5 पे है। ठीक है, उसके बाद 6 पर देखो 2 वैल्यू आ गई, 40 एंड 40, तो इसको 6 ना लिखकर आपको क्या लिखना है, 6.5 लिखना है। ठीक है, फिर क्योंकि हमने क्या किया, अब देखो इसको कैसे लिखा, ये 6 पर आ रहा था, ये 7 पर, लेकिन दोनों के ही रैंक टेस्ट में स्कोर समान है, तो एक आ गया 7 पे, एक आ रहा है 6 रैंक पे, है ना। इसका एवरेज निकाल लो, तो 7 6 कितना हो गया, 13, और 13 का हाफ करोगे तो आपको मिल जाएगा 6.5। तो इसलिए दोनों की ही रैंकिंग क्या करोगे आप, 6.5 6.5। उसके बाद
अब 7वां तो चला ही गया ना, क्योंकि हमने 6.5 कर दिया। अब 8वीं रैंक पर ये आ जाएगा, ये 9वीं रैंक पर, ये 10वीं पर, ये इस तरीके से सबकी रैंकिंग कर दी। अब इनके रैंक का डिफरेंस निकालना है, क्योंकि फॉर्मूले में क्या लिखा है, सम ऑफ द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस। ठीक है, तो डिफरेंस पहले निकालो। तो 1 - 1 का डिफरेंस 0 आया, 2 - 4 का डिफरेंस 2 आया, 3 - 5 का डिफरेंस 2 आया, 4 - 2 का डिफरेंस 2 आया, 5 - 3 का डिफरेंस 2 आया, 6 और 6.5 का डिफरेंस 0.5, 7 और 6.5 का 0.5, 8 का डिफरेंस 0, 9 का डिफरेंस 0, 10 का डिफरेंस 0। ठीक है, अब ये तो हमको डिफरेंस मिल गया। अब इसका स्क्वायर निकालना है, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यूज हैं उनका स्क्वायर कर दो। तो 0 का स्क्वायर 0, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, पर यहाँ 0.25 है, 0.5 है, तो 0.5 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, तो ये लिख दिया 0.25, बाकी 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा। अब क्या करना है, समेशन डी स्क्वायर निकाल लेना है। इन सबको ऐड कर लिया, 16.5 आ गया। ठीक है, अब फॉर्मूला आपको पता है कि फॉर्मूला होता है P = 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, यही था फॉर्मूला। वैल्यू पुट करो, 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर कितना है, 16.50 है, रख दो। n कितने, कुल कितने स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट थे, और यहाँ पर 10 स्क्वायर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 - 6 इंटू 16.50 अपॉन में 10 इंटू ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, और 100 - 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 99। अब आपको क्या करना है, इनको करना है सॉल्व। तो जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये हो गया 1 - 6 इंटू 16.50 अपॉन में 10 इंटू 99। ठीक है, इसको और सॉल्व करो, 1 - 99 अपॉन में 990 हो जाएगा, 99 1 जा तो कट गया, ये मिल गया 1 - 1 अपॉन 10, तो 1 - 0.1 = 0.9। ठीक है, तो P क्या आ गया, 0.9 आ गया, और ये प्लस में आ रहा है, तो इट इज़ वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है कि कब ये वेरी हाई पॉजिटिव कोरिलेशंस होते हैं, कब ये लो पॉजिटिव कोरिलेशंस होते हैं। ठीक है, तो इनका एक रैंक होता है, एक वैल्यू होती है। अगर आंसर आपका 0.00 से 0.20 के बीच में आ रहा है, प्लस या माइनस, तो आप इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं रिजल्ट को। 0.21 से 0.4 के बीच में रिजल्ट आ रहा है, तो इसको लो मान लेते हैं, लो रिलेशनशिप हो गया दोनों वेरिएबल्स का। 0.41 से 0.60 तक प्लस माइनस तक रिलेशन आता है ये, तो इसको मानते हैं मॉडरेट। ठीक है, 0.61 से 0.80 तक हाई रिलेशन मानते हैं। 0.81 to 0.99 अगर आता है तो वेरी हाई कोरिलेशन मानते हैं। ठीक है, अगर +-1 आ जाता है तो परफेक्ट कोरिलेशन माना जाता है। तो इस तरीके से इनकी वैल्यूज भी होती हैं कि कब इस रिलेशंस को परफेक्ट बोला जाएगा, कब हाई पॉजिटिव बोला जाएगा, कब लो बोला जाएगा। ठीक है, तो याद रख लेना इसको भी। तो आई होप कोरिलेशंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बेस पर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर देना। एग्जाम में आपको दिया होगा फाइंड आउट कोरिलेशंस बाय द स्पीयरमैन टेक्निक। ठीक है, तो जब स्पीयरमैन देखेगा बोलेगा तो भी रैंक डिफरेंस करना है, और जब रैंक डिफरेंस मेथड बोलेगा तो भी रैंक डिफरेंस यूज करना है ना, क्योंकि रैंक डिफरेंस को स्पीयरमैन बोलते हैं। इसको स्पीयरमैन ने दिया था इसलिए। तो वीडियो आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर